देखिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि युद्ध हो तो अभी हो जाए और तुरंत हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में। चाहे वो इस तरफ की बात करे और चाहे वो इस तरफ उस तरफ की बात करे, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं तनी तनाव बना हुआ है और हर कोई चाहता है कि युद्ध हो तो हो। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जो समझदार हैं, जो युद्ध जैसे स्थिति को समझते हैं, इससे क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वे कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। उसके पीछे का मूल कारण यह है कि युद्ध जैसे स्थिति होने पर ना जाने कितना नुकसान होगा। केवल और केवल धन की ही नहीं, बल्कि जन की भी हानि होगी, अर्थात कह सकते हैं लोगों की भी हानि होगी। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि युद्ध जैसे स्थिति कभी ना आए। हाँ, अगर हम पर कोई वार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जवाबी कार्रवाई ना करें। हम जवाबी कार्रवाई करें, यानी कि हम जवाब दें। लेकिन मेरा मानना है कि जो जिस भाषा में हमें जवाब दे रहा है, हमें भी उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जैसे 2016 में अगर आप देखते हैं तो हमारे सैनिकों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैं कहता हूं कि इससे भी घातक सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना करे इस बार, और इस बार ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को मारे। और मैं तो ये कहूंगा कि 2 4 5 को उठा लाए, मारने के बजाय 2 4 5 आतंकवादी को उठा लाए और लाकर उन्हें बीच चौराहे पर खड़ा करके और खंभे में बांधकर उनको लात भूसों की मशीन में डाल दिया जाए। यानी कि फिर छोड़ दिया जाए, हमारे देश के लोगों को बोला जाए जाओ अपना जो भी आपको, एक मिनट, हाँ, अपना जो भी आपको बदला लेना है जाओ बदला लो, ताकि इन आतंकवादियों के मन में डर पैदा हो, एक खौफ पैदा हो कि अब भारत में नहीं घुसना चाहिए। अगर हम भारत में घुसे और पकड़े गए तो अब सेना हमें सीधे मौत नहीं देगी, बल्कि वहां की जनता मौत देगी। और भारत की जनता अगर मौत देगी तो कैसी मौत देगी, एक बार कल्पना भी नहीं कर पाएंगे वो। तो मेरा मानना है कि जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में जवाब दे। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और अगर न्यूक्लियर अटैक जैसे, अगर कह सकते हैं, या परमाणु हमला जैसे स्थिति आती है दोनों देश के बीच में, तो मान के चलिए काफी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी कल्पना हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर दोनों देश के बीच में परमाणु हमला होता है, अर्थात न्यूक्लियर अटैक होता है साथियों, तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या स्थिति हो सकती है। आप जब पूरी स्थिति को जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं एक एक चीजों के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं तत्काल विनाश। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर परमाणु हमला होता है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक होता है, तो समझ लीजिए तत्काल विनाश होगा, समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप देखेंगे तो लाखों लोगों की मौत तुरंत हो सकती है, लाखों लोगों की मौत तुरंत हो सकती है साथियों। कुछ अनुमानों के अनुसार बताया गया लगभग 10 से 20 करोड़ लोग तुरंत खत्म। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक दूसरे के बीच में परमाणु अटैक, अर्थात कह सकते हैं परमाणु हमला होता है, तो समझ लीजिए कि तत्काल प्रभाव में लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और कुछ अनुमानों के अनुसार बताया गया है कि अगर आप देखते हैं तो 10 से 20 करोड़ लोगों की डेथ हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो जो दोनों देश के बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि बात करते हैं, अगर हम अपने देश में दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, और वहां पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहां काफी ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, ये पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा अगर परमाणु अटैक होता है तो। समझ सकते हैं आप? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी कि युद्ध अगर होता है और सामने वाला जो बेवकूफ है, अगर उसने क्या किया कि न्यूक्लियर बम छोड़ दिया, तो फिर हमें भी जवाबी में छोड़ना पड़ेगा।
तो सोचिए, वो तो पहले ही मरा हुआ है, लेकिन हमारे लोगों की जाने जाएंगी, हमारे लोग काफी ज्यादा एक तरह से प्रभावित हो सकते हैं, हम बहुत पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि युद्ध जैसे स्थिति ना आए, ऐसे देश से लड़ने से क्या फायदा है जो पहले ही मरने वाला है। आप सोचिए, जब आपको पता ही है कि पाकिस्तान मतलब नथिंग, उसके पास है ही क्या खोने के लिए, जिसके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, उससे क्या ही हम लड़े और उससे हम क्या ही बात करें। हमारे लिए तो सब कुछ है खोने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि परमाणु विस्फोट के कारण अगर आप देखेंगे तो आग, गर्मी, रेडिएशन से तुरंत तबाही हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि परमाणु विस्फोट की वजह से आग, गर्मी, रेडिएशन से इतनी ज्यादा तबाही आ जाएगी जिसकी कल्पना हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं साथियों। ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि अगर परमाणु हमला होता है तो क्या स्थिति बन सकती है। अब इमेजिनेशन आप करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप खुद कहेंगे कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुद इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि हमारे देश पर कोई भी अटैक ना कर पाए किसी भी तरह से, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। हमें अपने बॉर्डर को इतना सुरक्षित कर लेना चाहिए कि आदमी को छोड़ो, कोई चिड़िया भी एक तरह से पर ना मार पाए। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ये देखिए, दिल्ली की बात करते हैं तो अनुमानित, मतलब एक अनुमानित है, लगभग 2.1 करोड़ जनसंख्या यहां पर है। अगर हम बंबई जैसे शहर की बात करते हैं तो 2.17 करोड़ जनसंख्या है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के कराची में यदि आप देखते हैं तो 1.88 करोड़ लोग रहते हैं, यानी कि यहां की जनसंख्या है। लाहौर की बात करते हैं तो 1.3 करोड़ जनसंख्या है। इस्लामाबाद की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान की राजधानी है, यहां पर यदि आप देखते हैं तो लगभग लगभग 11 लाख लोग रहते हैं, या 11 लाख की जनसंख्या है साथियों यहाँ की। अब आप समझ सकते हैं कि अगर परमाणु जैसे हमला होता है साथियों, या परमाणु विस्फोट होता है, तो मुंबई, दिल्ली, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पूरी तरह से नष्ट, खत्म, कुछ भी नहीं दिखेगा। समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं, एक तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेडिएशन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव। इसका रेडिएशन बहुत तगड़ा होता है, बड़ी दूर तक फैलता है साथियों, और बड़ी घातक, इसका रेडिएशन बड़ा घातक होता है, और इसका प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है, इसके रेडिएशन का, परमाणु विस्फोट का। समझिएगा, रेडियोधर्मी, यानी कि रेडियोधर्मी विकिरण से कैंसर, मतलब इसके रेडिएशन से कैंसर जैसे बीमारी हो सकती है। और जन्म दोष, जैसे कि बात करते हैं, बर्थ से ही कोई लंगड़ा, लूला, बहरा पैदा हो रहा है, डिसेबल्ड पैदा हो रहा है, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र संबंधी तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉल आउट, अर्थात कह सकते हैं कि हवा के जरिए फैलने वाला रेडिएशन हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है, अर्थात कह सकते हैं इसका हजारों किलोमीटर दूर तक असर हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं, इससे ना केवल 2 देश प्रभावित होंगे, बल्कि पूरा का पूरा विश्व प्रभावित हो जाएगा, पूरे विश्व के लोग इसी चपेट में आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, वो तो कहेंगे कि उनको लगता है कि बस युद्ध करो, कोई बात नहीं है, अगर मेरी खुद की जान, अगर मुझे भी भेजना चाहो तो भेज दो, चाहे बंदूक उठाओ तो पहली गोली चलाते ही यहीं पर लग जाए, अपने आप से पीछे झटका ना झेल पाए, लेकिन बस लड़ना है। उन्हें क्या ही पता। आप सोचिए कि जब किसी गांव या शहर में आप रहते हैं, तो जिस गांव या शहर में आप रहते हैं तो वहां कोई ना कोई रहता है जो बेहुदा किस्म का इंसान होता है, जिससे आप, अगर वो आपको परेशान करता है तो आप उसे इग्नोर मार के चले जाते हैं, आप
आपसे क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि आप जानते हैं इससे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये है ही बेहुदा किस्म का पर्सन। आप सोचते हैं छोड़ो इसको, बाद में देख लेंगे। उसी तरह से मैं कहता हूं कि भारत को इस समय पाकिस्तान जैसे देश को इग्नोर मारना चाहिए कि इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरीके से खुली छूट दे दें। नहीं, इग्नोर का मतलब ये है कि हम अपने देश को इतना मजबूत बनाएं कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति हमारे देश में कभी पैदा ना हो। कोई भी आतंकवादी घटनाएं, किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो पाए, इतना हम ताकतवर अपने देश को बनाए, अपने बॉर्डर को इतनी मजबूत बना ले ताकि कभी ऐसी स्थिति ना आए। हर तरह की व्यवस्था को हमें मजबूत करना होगा, तभी ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। दोस्तों, एक और बातें हैं मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, आप ये मत सोचिए कि हमारे देश, मतलब इस युद्ध में कोई दूसरा देश नहीं कूदेगा। कई देश कूद जाएंगे, कई तरह के दबाव पड़ने लगेंगे, कौन किसका साथ देगा ये नहीं पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही देश अलग ही हैं। हम चाहेंगे कि हमारा साथ हमारा साथ अमेरिका दे, हमारा साथ रसिया दे, लेकिन मैं कहता हूं कि जब हम युद्ध करें तो किसी की तरफ हमें मुंह करके ना देखना पड़े कि वो हमारा साथ देंगे तभी हम किसी युद्ध को जीतेंगे। नहीं, हम अपने देश को इतना ताकतवर बना लें कि किसी की तरफ हमें मुंह करके देखने की जरूरत ना हो। जिसको समर्थन देना है, बस एक फोन करना है, वो सीधा समर्थन पर उतर जाए, वो किसी भी तरह के क्वेश्चन ना करे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध हुआ तो रूस एक पावरफुल देश रहा। आप लोगों ने देखा कि पहले स्टार्टिंग में यूक्रेन के समर्थन में कई देश आए, लेकिन रूस इतना ताकतवर था कि हर देश अपने आप से पीछे हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि रूस कोई छोटा मोटा देश नहीं है और कोई कमजोर देश नहीं है। तो मैं कहता हूं अपने देश को हमें इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि जब भी किसी देश के साथ युद्ध हो तो हर देश अपने आप को न्यूट्रल कर ले। अगर कोई समर्थन नहीं कर सकता है तो कोई विरोध भी ना करे, क्योंकि अगर हम इतना ऐसा कर लेते हैं तभी ऐसा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब सिचुएशन ऐसी आती है तब हम लोग सभी एक्टिव हो जाते हैं। तब हमारे देश की सरकारें, तब हमारे देश के आईएएस आईपीएस, तब हमारे देश के हर एक व्यक्ति सोचने लगता है कि काश मैंने ईमानदारी से काम किया होता तो आज हमारे देश की ये स्थिति ना होती, आज हमें इतनी परेशानी ना झेलने पड़ती। फिर सब खड़े हो जाते हैं, फिर सब सोचने लगते हैं, नेता अभिनेता सभी। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो सब भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसी प्रवृत्ति के हैं, भूलने वाली प्रवृत्ति के हैं। क्या इससे पहले घटनाएं नहीं हुई? अगर आप सोचिए कि 2016 या उससे पहले या उसके बीच में जो अटैक हुए हैं या जो समस्याएं या स्थिति पैदा हुई, अगर हम तब से अपने देश को उसी समय से भी अगर मजबूत बनाना शुरू किए होते तो आज ये स्थिति ना आती। लेकिन बस ये है कि जब हो जाता है तब हमें लगता है कि अरे अब तो हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। अब जैसे आज ये जो स्थिति बनी है पहलगाम की वजह से, आप सोचिए एक बार, अब हमारा जो खून खौला है कुछ दिनों बाद एक खून ठंडा हो जाएगा, कोई किसी से प्रश्न नहीं करेगा। न जनता सरकार से प्रश्न करेगी, न सरकार अपना कोई काम करेगी। फिर सरकार भी भूल जाएगी, जनता भी भूल जाएगी। फिर क्या होगा, अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच में हम युद्ध शुरू कर लेंगे, क्योंकि हमें लड़ना है। तो हम बाहर वाले से तो लड़ते नहीं हैं, बाहर वालों के लिए तो हम वो क्या करते हैं कि बस ये बताते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। लेकिन अपने देश के लोगों के साथ हम भरपूर लड़ लेते हैं। कभी धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो कभी जाति के नाम पर लड़ेंगे, नहीं कोई और बहाना हमें मिल जाता। तमाम बहानों की कमी नहीं है। अगर हमें अपने ही देश के लोगों के साथ लड़ना है तो बहानों की कमी नहीं है। कभी आंदोलन किए हैं आप लोग? कभी कोई शिक्षा के लिए आंदोलन किया? कभी स्वास्थ्य के लिए आंदोलन किया? कभी कोविड-19 में जो लोग मर गए
जिनके परिवार उजड़ गए, आज क्या उनके घर में खाने पीने की अच्छी स्थिति चल रही है? क्या उसके लिए कोई लड़ा, कोई सवाल किया कि सरकार ने उनके लिए क्या किया? जो कोविड-19 के दौरान जिनकी डेथ हो गई, क्या उनका परिवार सुचारू रूप सही तरीके से चल रहा है? क्या पहले जैसे चल रहा था वो परिवार आज भी उसी तरह से हंसता बोलता चल रहा है क्या? नहीं, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, ना किसी ने कोई ध्यान दिया। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि बात करते हैं, इसका प्रभाव ना केवल एक तरह से लोगों पर पड़ेगा, बल्कि इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ेगा साथियों। पर्यावरणीय प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं अपने अनुमान के अनुसार, यदि 100 छोटे छोटे परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल होता है तो वायुमंडल में लाखों टन धुआं और राख जाएंगे। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो लाखों टन धुआं और राख जाएंगे। और ग्लोबल तापमान औसतन अगर आप देखते हैं तो 1.5 डिग्री तक गिर सकता है साथियों, जिससे न्यूक्लियर विंटर अर्थात कह सकते हैं अत्यधिक ठंडी, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि वायुमंडल में अगर आप देखते हैं साथियों, वायुमंडल में यदि आप देखते हैं तो ये लाखों टन धुआं ये सब जाकर क्या करेंगे कि पूरी तरीके से वायुमंडल में छा जाएंगे। जब ये पूरी तरीके से छा जाएंगे तो सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जिससे जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगे तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक तरह से तापमान में गिरावट आएगी। और तापमान में जब गिरावट आएगी साथियों तो समझ सकते हैं कि यहां पर काफी ज्यादा ठंडी पड़ने लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, खेती बाड़ी पूरी तरीके से चौपट। वैश्विक खाद्य संकट, मतलब खाने पीने की चीजें भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो उसमें भी संकट पैदा हो जाएंगे। अकाल जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अब आप समझ सकते हैं एक बात कि अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या स्थिति बन सकती है। अब आप लोग बताइए, क्या युद्ध होने चाहिए? क्योंकि सामने वाला तो बेवकूफ है, हम तो बेवकूफ नहीं है, हम तो समझदार हैं। हाँ, ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे जवाब ना दे, मैं यही कह रहा हूं जवाब तो उसे ऐसा दे जो कभी भूल ना पाए, लेकिन जवाब उस भाषा में दे जिस भाषा में वो चाहता है। जिससे कहते नहीं है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ इस तरह से हमारी सरकार स्टेप ले तो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्थिक और सामाजिक ढांचा भी खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। बैंकिंग व्यवस्था, संचार व्यवस्था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिजली, परिवहन, ऐसे तमाम चीजें पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगी। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं दशकों पीछे चली जाएंगी। मैं तो कहता हूं हमें तो दशक लगेंगे, लेकिन पाकिस्तान तो और भी पीछे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वो सब छोड़िए, कौन कहां जाएगा, हमें तो अपने से मतलब है पहले। नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक अराजकता, पलायन, गृह युद्ध जैसे स्थिति भी पैदा हो सकती है साथियों। अब आप समझ सकते हैं कि अगर दो देशों के बीच में युद्ध हुआ और परमाणु हमले जैसे एक तरह से परमाणु हमला, या कह सकते हैं कि ये विस्फोट होता है एक दूसरे देशों के बीच में, तो क्या स्थिति बन सकती है। आइए इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फाइनल हम डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट ही नहीं होगा साथियों, यह मानवता के लिए एक वैश्विक त्रासदी बन सकता है। इसलिए डिप्लोमेसी, संवाद और तनाव को शांत करने वाली रणनीतियां बेहद जरूरी है। समझ रहे हैं? तो ऐसी हमें युद्ध को टालना है, ऐसे युद्ध हमें नहीं लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम उसे उस भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में वो चाहता है। मैंने कहा है कि इस बार हमारे सैनिक अगर सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं स्ट्राइक करने जाएं, अगर एक आध दो आतंकवादी मिल जाए तो उन्हें मारेंगे नहीं, उनको पकड़ लाएंगे और फिर बीच चौराहे पर उन्हें बांध देंगे, और उसके बाद हम सभी लोग देख लेंगे उन्हें क्या करना है। तभी मजा आएगा। अगर मजा देखना है, अगर आप वाकई में बदला लेना चाहते हैं, तो गोली से उन्हें मारकर तुरंत
उनकी आत्मा को शांति मत दे, बल्कि उन्हें खंभों में बांधकर उन्हें वो दिन याद करवाए कि कितने लोगों को तुमने मारा था, जब तुम लोगों की जान ले रहे थे, तो सोचो कि वो लोग कैसे तड़प रहे थे। क्योंकि तभी समझ में आएगा आतंकवादियों को भी। माना कि वो माइंड वास्ड होते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई मरने से डरता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मरने से नहीं डरता हूं। मैं कहता हूं कि हर कोई मरने से डरता है, बस उसे बताकर मारा जाए। बस बताकर मारा जाए कि अभी तुम्हें 1 घंटे बाद तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारी जान ले ली जाएगी। मैं कहता हूं आतंकवादी कितने भी क्यों ना ट्रेंड हो, उनकी हालत खराब हो जाएगी, उनकी पैंट गीली हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मरने से नहीं डरता, हर कोई मरने से डरता है। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आप सभी लोगों तक पहुंच गई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें समझ में नहीं आई या सही नहीं रही, आप चाहते हैं कि नहीं भैया एक ही डिसीजन हो, वो है युद्ध वाला, तो फिर वो आप देखिए हमें क्या करना है। लेकिन हाँ, जब भी जैसे हमारे संविधान का मौलिक कर्तव्य कहता है कि जब भी हमारा देश हमें आह्वान करे, हम तुरंत देश के साथ आ जाएं। तो ऐसी कोई भी स्थिति होगी, हर स्थिति में हम सभी लोग एक साथ खड़े हैं, और मैं भी खड़ा रहूंगा भाई। ऐसी कोई बात नहीं है। जितना बस आप चिल्लाकर राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, हम बिना चिल्लाए राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं। बस ये है कि जरूरत पड़ने पर आप हो सकता है कि एक आध गोली में ऊपर नीचे हो जाएंगे या आप हट जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हम शांत वाले हैं। हम वो लोग हैं जो शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितना हम शांत रहेंगे उतना अच्छे तरीके से इन्हें हम सॉल्व कर पाएंगे, और उतना अच्छे तरीके से हम इन्हें नुकसान पहुंचा पाएंगे। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शांत हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शांत होने से ही अच्छा है, फालतू बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी हमारी, तब हम बताएंगे कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति क्या होती है। तो मुझे लगता है कि किसी को देशभक्ति दिखाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, कोई बात नहीं है। चिल्लाएंगे आप तो इसका मतलब, अगर आप चिल्ला रहे हैं तो अगर आप चिल्ला रहे हैं तभी लोग आपको देशभक्त मान रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए जो लोग आपको मान रहे हैं ऐसे, तो आप उन्हें मूर्ख समझिए। वो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ चिल्ला सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे कहा गया है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो बस वही बातें हैं। खैर, आज की बात को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। हम मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, या 1-2 दिन बाद मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी बातें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।